अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। सदर की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल होगा और उसमें 9 मुंतखब अरकान जो है वो अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद हुकूमत साजी के मराहिल का आगाज़ होगा। ज़ाहिर है पहले स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद वज़ीर आज़म जो है उनका इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी में आज शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म के लिए नाम की तौसीक कर दी गई और उसके साथ ही सरदार एयाज सादिक जो हैं उनको स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामज़द कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो है क्या ये हंगामा खेज़ होगा या ये लाहौर की तरह रेप्लिका होगा कि जिसमें अपोजिशन जो है वो बाइकआउट कर देगी और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपना पुरसुकून अंदाज में काम मुकम्मल कर लेंगी और जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। देखने की बात यह है कि ये वो सूरत हाल है कि जिसके अंदर मामलात जो हैं उसने आगे बढ़ना है। आज पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन अली मोहम्मद ख़ान ने ये बात कही है कि आप पार्टी का एक नया रंग जो है वो देखेंगे कौमी असम्बली के अंदर। हमने जो है अपना लूटा हुआ मैंडेट वापस लेना है, हमने जो है वो बानिए तहरीक इंसाफ जो है उनको वहाँ पर लाना है। तो आप देखेंगे कि हम किस अंदाज में सियासत जो है वो करते हैं। अब हालात और वाक़यात जो हैं वो इस नौइयत के हैं कि जिसके अंदर सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा जो है वो बरकरार है और शायद हुकूमत साजी के बाद भी बरकरार रहे, क्योंकि ये एक अक़लियती हुकूमत होगी जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका ताउन हासिल होगा। लेकिन क्या मराहिल तय कर लिए गए हैं कि पहले मरहले में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं बन रही तो अगले मरहले में जो है वो काबीना का हिस्सा जो है बनेगी। अब जो ऑडियो लीक्स आई हैं गवर्नर सिंध की और इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल की, उससे तो दिखाई ये दे रहा है कि इत्तेहाद में अभी से दरार जो है वो पड़नी शुरू हो गई है और ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक इम्तिहान में से गुज़रेगी। अब ये जो एक मुज़ाहिमत और एक सिलसिला जो है जो शुरू होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में आज उसका एक ट्रेलर भी चला है, तो ये फिर आगे जाके किस नहज पर मुंतज होगा, क्या सूरत हाल दरपेश होगी। पंजाब में अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है कि वज़ीर आला जो हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वो अपने ओहदे पर फाइज़ हो चुकी, उन्होंने काम का आगाज़ भी कर दिया और मामला चल रहे हैं। वफाक के अंदर क्या इतनी ही आसान सूरत हाल होगी, ये भी देखना है। और दूसरा ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो दिए जाने वाला मामला भी अब एक सवाल है और देखना यह है कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उसका क्या फ़ैसला आता है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करने के बाद आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बस्ता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तस्नीम कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि कल का इजलास अब होने जा रहा है, क्या हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक और हंगामाई दौर में दाखिल होने जा रही है? बात का जो इजलास है उसमें मैं समझता हूँ जो हमारे सुन्नी तहरीक के दोस्त जो हाउस में जा रहे हैं उनको जैसे भी मैंडेट उनको मिला है तो इसमें तो अब सब लोग ही कह रहे हैं कि धांधली हुई है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सुन्नी तहरीक वाले हमारे दोस्त हों। तो इस वाला से मैं समझता हूँ ये अब सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे भी मैंडेट मिला तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज्यादा है जो अक्सरियत में है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी चूंकि गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी तदब्बर और सब्र का जो एक है सिलसिला उसको कायम रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश ये करेगी कि हाउस को स्मूथली चलाया जा सके, क्योंकि आप स्पीकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस वास्ते। इसलिए मैं समझता हूँ कि राजा परवेज अशरफ साहब का जब हलफ लेंगे तो उसमें जो मेंबरान हैं,
चाहे वो सुन्नी तहरीक के हों और चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए अपना एक अहम रोल को अडॉप्ट करें। ऐसा ना हो जैसे आज केपी की असेंबली में जो कुछ हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। कौम को मायूस न करे, कौम पहले ही मायूस हो चुकी है, तो अब हमने कौम को हौसला देना है। जैसे भी हम आए, हम मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे को हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं तस्लीम कुरैशी साहब। शौकत बसरा साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ठीक है, नताइज आ गए हैं, अब असम्बली का इजलास होने जा रहा है, मैंडेट तस्लीम किया जाए और मामलात जो हैं एक ठोस मौसर अपोजिशन का रोल अदा करते हुए उनको आगे बढ़ाया जाए और बेयकीनी की सूरत हाल से मुल्क को जो है वो निकाला जाए? नदीम भाई, बात यह है कि इस वक्त ना पाकिस्तान में कोई आइन है, ना कानून है। बंदूक की हुकूमत है, बंदूक के जोर पे पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। जिस तरह कच्चे के डाकू डाका मारने के बाद सारा कुछ लूट के ले जाते हैं, इस तरह ये पक्के के डाकू हैं। और अभी कोई सब मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, बड़ा भाषण और लेक्चर में दे रहे हैं ये सारी जमातें, तो कि जी वो अब निज़ाम को चलने दें और ये करने दें। कौन सा निज़ाम? पाकिस्तान को तो आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो जंगल का कानून है उसके अंदर किस तरह निजाम चल सकता है कि आप इस वक्त कर ये रहे हैं कि लुटो और फुटो और माले गनीमत क्या, इनका तो एजेंडा ही एक है। पहले भी 1.5-2 साल जो कुछ पाकिस्तान में हुआ देखें शौकत बसरा साहब, एक सेकंड, ये जो बात है ना, ये कि हम जीतें तो ठीक है, दूसरे जीतें तो गलत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नताइज आए हैं, जाहिर है कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं, दूसरी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। आप के साथ और आपके साथ वाबस्ता लोग जो हैं वो ईमानदार हैं, बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं। मतलब अब इस बहस में से अब आप निकलें ना, अब आप आगे बढ़ें। नो 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 नो, ये बिल्कुल अपना फार्मूला और अपनी नसीहत जो है मेरा भाई अपने पास रखे। ये नहीं हो सकता कि आप आवाम के वोटों पे डाका मारें, आप आवाम को कीड़े मकोड़े समझें, आप आवाम की तौहीन करें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नाम शौकत महमूद बसरा है, मैं साउथ पंजाब के आखिरी जिला बहावल नगर से। मैं अवाम ने मुझे एक मुकद्दस अमानत मेरे हवाले की है, अमानत में उसका फर्ज करना खून के आखिरी कतरे तक मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास लीगल फोरम्स हैं, वहां पे क्यों नहीं ये बात हो रही? जी नदीम भाई, मैं देता हूं जवाब। हम बहुत दुखी हैं, दुखी इसलिए नहीं कि हमने एमएनए एमपी हमारा वज़ीर आज़म बनना मकसद होता तो इमरान पीपल्स पार्टी तो मिन्नतें कर रही थी खान साहब की आए वज़ीर आज़म बन जाए, जैसे हम अभी बता रहे हैं। बात ये है कि आप अवाम में, मैं अपनी बात करता हूँ, जनरल ज़ियाउल हक साबिक डिक्टेटर हैं जो, उनका बेटा इजाजुल हक वहां से इलेक्शन लड़ा मेरे खिलाफ, तीसरे नंबर पर है, 40,000 वोटों से मेरे से हारा है। 58,000 वोट उसके हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है 72,000 वोटों के साथ। शौकत बसरा ने 1 लाख के करीब वोट लिया है। तो हम चुप करके बैठ जाए? इस्लामाबाद जहां मैं बैठा हूँ, तीनों सीटें डाका मारा गया दिन दिहाड़े शोएब शाहीन साहब पे। चले नहीं, लेकिन असल में मैं इस तरफ आता हूँ। इसमें तस्लीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि ये इलेक्शन के हवाले से जो नहीं, मैं आ रहा हूँ नहीं, एक मिनट जी कहने दे मुझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ना, हम इन असेंबलियों को तस्लीम करेंगे। हाँ। हम एहतजाजन असेंबलियों के अंदर जा रहे हैं। इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये समझते हैं कि निजाम को चलाना है या रईस जमहूरियत को चलाना है, तो आए हमारे साथ मुतालबा करें तस्लीम कुरैशी साहब के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आप अलग हो जाएं। लियाकत चिट्ठा साहब के बयान के बाद इलेक्शन कमीशनर का इस्तीफे का ये भी मुतालबा करें चीफ इलेक्शन कमीशनर का, और चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाए और उसको लाइव दिखाएं, सब जमातें वहां जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बात हुई? ठीक है। तो तेरा अब्बा सदर, मेरा अब्बा वजीर आला, तू गवर्नर, तू बलोचिस्तान, तो पंजाब, ये बंदरबांट पाकिस्तान, इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आता हूँ शौकत बसरा साहब, अब मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना। ये तस्लीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो धांधली का सिलसिला है, इस हवाले से बहुत बात हो रही है और जाहिर है कि ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं, केसेस भी हैं, शोर ज़्यादा है। जब वहाँ चेक करते हैं तो पता ये चलता है 32 पिटीशंस जो हैं वो आई हुई हैं या 34 आई हुई हैं। लेकिन ये अब कैसे इस सिलसिले को जो है एड्रेस किया जा सकता है?
देखें जी, ये शौकत बसरा का अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऊपर इसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा भाई दुरुस्त कह रहा होगा, मैं इसमें इस बात में नहीं रुकावट करता। इस तरह तो हमारे भी पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं जिनका मौक़िफ़ है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी सीट 100% क्लियर थी, लेकिन जो क्या हुआ, कैसे रिजल्ट बनाए गए और रात 11 बजे के करीब मैं जीत रहा था और सुबह को रिजल्ट जो आया वो उसमें हम तीसरे नंबर पे चले गए। ये हुआ है, सबके साथ ही हुआ है, ये प्लानिंग हुई है, जो भी हुआ है। हम अब इन चीजों को लेंगे तो मुल्क नहीं चला सकते। जो हालात है आपके, वो सामने है आपके। अगर चूंकि ये बड़े दलेर लोग हैं, इनको मुल्क की बका की जरूरत नहीं है। ये हमारे दोस्त हैं जो पीटीआई के, जो अब सुन्नी तहरीक वाले कहलाते हैं हमारे, तो इनको मुल्क की परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सीटों की पड़ी हुई है कि हम एमएनए क्यों नहीं बने, हम क्यों नहीं बने। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जितने इनके, उनसे बढ़ के हमारे हैं। लेकिन हमारी क़यादत ने जो फैसला किया है, हमने भी एहतजाजन इन रिजल्ट्स को माना है, पंजाब के अंदर भी और दूसरों सूबों में भी, और हमने आगे चलने की बात की है। अगर हम यहीं पे रुकावट कर दें, यहीं पे खड़े हो जाएं, तो आप फैसला करें नदीम साहब, मुल्क किस तरफ जाएगा। क्या अफगानिस्तान बनाने जाना है आपने? अफगानिस्तान वाली पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? होश के नाखून लें, जज्बाती ना हो। बिल्कुल ठीक है, आपने 1,32,000 लिया है, मैं समझो मेरा 2 लाख वोट था, ठीक है। तो हमारे साथ जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, वो भी किसी से सेंट्रल पंजाब नहीं है। में मैं आता हूँ तस्लीम कुरैशी साहब लेकिन इन चीजों को हम बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि पहले मुल्क है, फिर पार्टियां, फिर इंतखाबात हैं। इस वक्त मुल्क जिस लहज पे पहुंचा हुआ है, जो सिचुएशन मुल्क की है, जो आपके इर्द गिर्द माहौल है, आपने उसको भी देखना है। मैं अगर हम तस्लीम कुरैशी साहब आता हूँ जी, मैं आता हूँ कुरैशी साहब। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है इस वक्त मुल्क को बचाने की बात है। अच्छा, अब इसमें शौकत बसरा साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख जो है वो कोई ताबना नहीं रही है, लेकिन नताइज जो हैं वो एहतजाज के बावजूद तस्लीम किए जाते रहे हैं। 2018 का सारा सिलसिला जो है अब तो बिल्कुल अयां हो चुका है कि उस वक़्त क्या हुआ था, जो भी सूरत हाल दरपेश रही थी। लेकिन अब आप एहतजाज, आपका हक़ है, आप ज़रूर कीजिए। जो आपके पास आइनी और कानूनी रास्ते हैं वो आप इख्तियार करना आपका हक़ है, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन जो निज़ाम है, क्या आप ये चाहते हैं कि वो भी ना चले? अच्छा, पहली बात तो ये इस सादगी पे मर ना जाए कोई। तस्लीम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं। मैं फिर कहता हूँ कि ये इनको करना ये चाहिए कि कल जो कैडबरी फॉन्ट वाली और कतरी लेटर वाली वज़ीर आला बनी है, वो खुद मुंतखब नहीं हुई हैं। जाएं जाती उम्रा में इजलास बुला लें। इनको भी ये चाहिए कि यहाँ जरदारी हाउस में इजलास बुला लें। सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बंदर बांट करनी है। आप कोई सदर बन जाओ, कोई वज़ीर आज़म बन जाओ, कोई वज़ीर बन जाओ, पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकेगा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान चलने दें, अब शौकत बसरा साहब, आप लोग जब ये बात करते हैं, आप मतलब ये भूल जाते हैं कि इन्हीं ईवानों से, इन्हीं कॉरिडोर से निकल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जब जिस पार्टी में होते हैं फिर उस पार्टी का मौक़िफ़ जो है उसी अंदाज में आप बयान करना शुरू कर देते हैं। नदीम भाई, मैं जिस पार्टी में होता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं पीपल्स पार्टी का था ना, तो पीपल्स पार्टी से डट के खड़ा था। पर मुझे नहीं पता था कि शहीदों की पार्टी के साथ जरदारी साहब इस तरह करेंगे। गुजारिश फिर मैं दोबारा कहता हूँ, वो जनरल बाजवा का बयान जो अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने सुनाया, वो सबके सामने है। नहीं तो शौकत बसरा साहब, एक और सवाल है, इस बात की क्या जमानत है कि कल आप इस पार्टी में नहीं रहेंगे तो आप यही लाइन जो है दोबारा दोहरा रहे होंगे? मैं पहले पीपल्स पार्टी में निकला क्यों था, मैं वो बता दूं। मैं 2018 का आजाद इलेक्शन लड़ा था, 55,000 वोट लेकर आया, वापस पार्टी में जाना चाहता था। तो मुझे जरदारी साहब ने ये पैगाम दिया कि ये पंजाब में तो पार्टी खत्म होगी, इसने 55,000 वोट कैसे ले लिया। और उस वक्त निशान जीप का बड़ा मशहूर होता था। उनका पता करो, शौकत बसरा का निशान जीप तो नहीं थी। मैंने कहा बोतल था। कहा क्या गया कि शौकत बसरा को तो एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन लड़वाया। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटने वाले हैं, जो हमें बता रहे हैं, बात पूरी सुनिएगा। बात ये है भाई नदीम साहब, खान साहब के साथ था, हूं, और जब तक उनकी सियासत के साथ रहूंगा। उसकी वजह, आज खान मेरे और बच्चों की जंग लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, हक और सच के साथ खड़ा है। 90% पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। ये जो हमें भाषण दे रहे हैं, 4-4 बारियां इन्होंने पहले ली हैं, 3-3 बारियां पहले ले चुके हैं। अब कहते हैं पाकिस्तान को चलने दे। 1.5 साल पहले क्या हुआ है? क्या कोई आइन बचा? क्या पाकिस्तान बचा? आज जमहूरियत दुनिया तमस्खुर उड़ा रही है, जमहूरियत खानों से आपको निकाल दिया गया है। क्या जरूरत थी 70 अरब रुपए लगाने की?
जब आपने अवाम को कीड़े मकोड़े समझना था, अवाम का मैंडेट नहीं मानना था। मैं फिर कह रहा हूँ ठीक है, यहाँ बात मैं शौकत बसर साहब, मुझे चूंकि आगे बढ़ना है, मुझे एक ब्रेक भी फिर लेना है, मैं आता हूँ इसमें। तस्लीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हम अब सियासत के अंदर हमने इख्तलाफ को नफ़रत में तब्दील कर दिया है, तो अब ये जो कल असम्बली का इजलास हो रहा है, तो ये तो इजलास भी उस चीज़ का आश्कार होगा। मैं पहले एक तस्दीक कर दूं अपने भाई शौकत की, मेरा छोटा भाई है, जज्बाती हो गया। मैं आता हूँ बसरा साहब, मैं आता हूँ जी। मेरा भाई बड़ा ही जज्बाती है, पार्टी में भी था, इस तरह जज्बात में बातें करता था। तो आज भी मुझे याद है कि इसके साथ जब ज्यादती हुई थी बावल नगर में, इसको मारा गया था, तो सबसे पहले जरदारी साहब भी पहुंचे थे, उनका एक जहाज पहुंचा था, इनको कराची वो ये जरदारी साहब को इंसान को सारा इंसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पार्टी में चले गए हैं, कोई बात नहीं, लोग जाते रहते हैं पार्टियों में, आते रहते हैं, ये तरीके कार नहीं है। मुझे अफसोस हुआ मेरे भाई तेरी इन बातों से। आज वही जरदारी साहब हैं जिनके हवाले से आप इतनी बड़ी बातें, उस वक्त तो आप कहते हैं जरदारी साहब ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने वो बारियां लेने के लिए पंजाब के लोगों के खून पे खेल रहे हैं। कहाँ है पार्टी? शौकत बसर साहब, मैं आपको दूंगा मौका, उनको जवाब तो देने देना, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं बसरा साहब देखें, बसरा साहब नहीं, शौकत बसर साहब मैं आपको टाइम दूंगा ना, आप उनकी बात सुन लें, फिर आप अपनी बात कीजिए। मतलब जैसे उन्होंने आपकी बात सुनी, अब आप उनकी सुने जी। मेरे प्यारे शौकत, मेरी बात सुन लो, जज्बाती ना हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये वही चलो वही खड़े हैं, आप बदले हैं। जरदारी साहब का कोई कसूर नहीं है मेरी जान, ये आपको जो लेके आए गए थे ना उधर, और दिहाड़ियां लगा रहे हैं आप। बसरा साहब सुन तो लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बसरा साहब सुन लें, जवाब दे दीजिएगा ना। हाँ सुन लें, फिर जवाब दे देना, ताकि आप भी अपना जवाब भी आराम से दे देंगे जी। और मेरी बात तो सुन लो यार। हाँ बात जी कुरैशी साहब, खुद कोई नहीं है ना यार, मेरी बात सुनो। असल में बसरा साहब का रंग भी सुर्ख हुआ है। चलें तस्लीम कुरैशी साहब। भाई ये वही एस्टेब्लिशमेंट है शौकत, जिसने आपको इतने वोट डलवा दिए हैं। ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जिसने तस्लीम कुरैशी को 33,000 34,000 वोट में रखा है। फर्क इतना ही है, वो वही एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ 2018 में भी वोट आपको उन्होंने दिलवाए थे, जितने भी दिलवाए हैं। ये बातें ना करो यार, इसी चिट्ठे में ना पढ़ो। मेरी तो सिर्फ रिक्वेस्ट है हाथ बांध के कि यार चलो, जिनको मैंडेट मिल गया है, जितना मिल गया है, गलत मिल गया है, ठीक मिल गया है, खुदा के लिए मुल्क का सोच के मुल्क को आगे लेके चले। ये नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क ना करें, ये हमारा फ्यूचर है। इस फ्यूचर को हम सेव करें, इसको राह रास्त पे लाएं। ये बात नहीं है जो आज हमने असेंबलियों में देख रहे हैं हम, ये तरीकेकार नहीं है किसी जमहूरी मुल्क का। ठीक है, गैर जमहूरी अमल हुए हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बात पे। उन्होंने जो रिजल्ट अपनी मर्जी के बना के दिए हैं सब पार्टियों को, किसी एक को नहीं दिए। इसलिए आपको ज्यादा टीका लगा है। आपको तो उन्होंने इतनी सीटें दे दी हैं कि आप सरवाइव कर सकते हैं। हमारे से तो सीटें लेके हमें तो उन्होंने लूला लंगड़ा कर दिया। मेरे पास आखिरी 30-40 सेकंड है। बसरा साहब, क्या आपने नफरत की सियासत कंटिन्यू करनी है कि कोई बेहतर जाना है? नफरत के बीज, ये जो PDM 2 चोरों का टोला है, ये नफरत के बीज बो रहे हैं। रियासत का और अवाम का रिश्ता दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। जो नौजवान जिन्होंने वोट डाले हैं, जिस कौम ने वोट डाले हैं, उनके वोटों पे जब डाका डालेंगे, जब उनको आप ये कहेंगे कि जो बंदूक के जोर पे हम फैसला करेंगे आपको मानना पड़ेगा, तो मेरे भाई जो कुछ बलूचिस्तान से आवाजें उठ रही हैं, जो KP से आवाजें उठ रही हैं, आज अवाम ने जब अपना मैंडेट दिया, तस्लीम कुरैशी साहब तो मेरे भाई हैं, मुझे अंदाजा करें कि क्या उनको तस्लीम करना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया तस्लीम कुरैशी साहब। नाज़रीन, शौकत बसरा और तस्लीम कुरैशी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज बलूचिस्तान की असम्बली का भी इजलास हुआ और उसमें अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है और आगे अब हुकूमत साजी का मरहला जो है वो दरपेश होगा। बलूचिस्तान की सियासत जो है वो अपना एक रंग और ढंग रखती है और इस दफ़ा जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर गलबा हासिल किया है।
इस हवाले से बहुत से सवालात हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, बलूचिस्तान की सियासत में इनका बड़ा गहरा रोल रहा है, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब। सरदार साहब, बड़ा इस दफ़ा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर गेन किया है और दिखाई यही दे रहा है कि यही बड़ी पार्टियां जो हैं वो हुकूमत भी बनाएंगी। आपको क्या लगता है ये एक बेहतर सूरत हाल है? मेरे ख्याल में ये जो मेरा ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, 9 इलेक्शन 10 में लड़ चुका हूँ, ये वर्स्ट तरीन इलेक्शन है बलूचिस्तान की तारीख का। और जिस तरह मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको बलूचिस्तान की सियासत में इन किया गया है और जिस तरह यहाँ ला के उनको मैं तो ये कहूँगा कि फिक्स किया गया है, इससे बलूचिस्तान की तारीख में पहले इस तरह के कोई इलेक्शन नहीं मिलते हैं। और ये मौजूदा इलेक्शन जो है मेरे ख्याल में बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट पाकिस्तान में मुस्तकबिल में नहीं आएंगे। इसमें सरदार साहब ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के इंतखाबात के हवाले से तो हमेशा एक शिकवा रहा है, इस दफ़ा कौम परस्त जमातें जो हैं वो भी इस शिकायत में शामिल हुई हैं। आपको क्या लगता है कि इससे बलूचिस्तान के अंदर क्या कोई ठहराव आ सकता है या बेचैनी और बेयकीनी जो है वो बढ़ेगी? मेरे ख्याल में मैंने आपको कहा ना कि जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इलेक्शन देखे या सुने, ये 10वां इलेक्शन था मेरा जो मैंने कॉन्टेस्ट किया इस दफा। इससे वर्स्ट किस्म के इलेक्शन, इससे ज्यादा धांधली, इससे ज्यादा बुरे हालातों में कभी मैंने पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन नहीं देखे हैं। और इसका जिस तरह इन्होंने लोकल मतलब जो नेशनलिस्ट जमायतें हैं, बलोच नेशनलिस्ट जमायतें हैं या पश्तून नेशनलिस्ट जमायत थी, उनको और मजहबी जमायतों को जिस तरह इन्होंने इलेक्शन से दूर रखा है और ये जो कौमी जमायतों को इम्पोज किया गया है बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान की सोच के ऊपर और बलूचिस्तान की जो एक सियासी एक वोट था उसको जिस तरह इम्पोज उसमें हुए हैं, मेरे ख्याल में इसके नताइज बलूचिस्तान में कोई अच्छे नहीं निकलेंगे। अच्छा, इसमें ये फरमाइएगा सरदार साहब के बलूचिस्तान में तो हमेशा इलेक्टेबल्स की सियासत रही है और यही एक इलेक्टेबल्स का ग्रुप है जो चाहे आज़ाद मुंतखब हो जाए या किसी पार्टी से वाबस्ता होकर मुंतखब हो जाए, तो अब तो इस दफ़ा ये मेन स्ट्रीम पार्टियों में शामिल हो गए, कोई JUI में चला गया, कोई पीपल्स पार्टी में, कोई मुस्लिम लीग नवाज में। तो आप ये नहीं समझते कि ये इलेक्टेबल्स हैं जो मुंतखब हुए हैं और इन्होंने होना ही था? ये इलेक्टेबल्स नहीं थे, ये सेलेक्टेबल्स थे। बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद रिंद साहब। नाज़रीन, ये थे बलूचिस्तान से सीनियर सियासतदान सरदार यार मोहम्मद रिंद, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त जो एक सियासी तौर पर एक अक़लियती कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, उसके हवाले से मूडीज़ ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उसका क्या सूरत हाल होगी। हमारे साथ होंगे माहिर मुआशियात खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ जो है उसने पाकिस्तान की सियासी बेयकीनी की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मूडीज़ का ये कहना है कि मौजूदा IMF के कर्ज़ की मियाद जो अप्रैल में पूरी हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान को जो है फौरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर जो मौजूदा सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार आ रही हैं, उनका जो इंतखाबी वादे हैं, वो जो सख्त इस्लाहात हैं, उनके हवाले से उनका ख्याल है कि वो नहीं कर पाएंगे। अब देखना ये है कि मूडीज़ जो है वो इस बात को बग़ैर किसी उसके कह रहा है कि पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है और पाकिस्तान के पास जो फ़ज़ाइल
की सूरत हाल है, और इसी तरह बैरूनी कमज़ोरी यानी जो बैरूनी वसाइल हैं उसके ख़तरात भी जो है वो मंडला रहे हैं, क्योंकि ज़र मुबादला के कम ज़खायर जो हैं वो दरमियानी मुद्दत में बहुत ज़्यादा बैरूनी फ़ाइनेंसिंग जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करने की है। अब इस सूरत हाल में जो हालात और वाक़यात हैं उसके नतीजे में क्या पाकिस्तान जो है वो जिस मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है वो इस सियासी बेयकीनी के तनाजुर में हासिल कर पाएगा। और ये भी देखने की बात यह है कि सियासी इस्तेकाम जो होता है उसी में से फिर मुआशी इस्तेकाम जो है वो जन्म लेता है। गो के कुछ अच्छी खबरें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। चीन ने पाकिस्तान का कर्ज़ जो मार्च एंड में ड्यू था उसको रोल ओवर कर दिया है, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर जो सूद का मामला है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत से सवालात इसके नतीजे में पैदा होते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मुआशियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, ये जो अब सूरत हाल है कि जिसके अंदर मूडीज़ जो है वो ये बात कह रहा है कि जनाब मुतनाज़ा इंतखाबात हैं, कमज़ोर हुकूमत है, चैलेंजेस बड़े हैं, तो बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट्स हैं जो मूडीज़ ने जो है वो बताए हैं, और ये बेसिकली बेसिस हैं जिसके बाद आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को इन 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 इश्यूज़ के बावजूद आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करना है। तो मेरे ख्याल में तो चैलेंज काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं चैलेंज के, जिसे जो है ये गवर्नमेंट, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट है, कमज़ोर गवर्नमेंट है, उसकी इतनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट कह लें इसको हैंडल करना होगा। एक तो ये कि आपको जो इकॉनमी है इसको बेहतर करना है, चलाना है, जिसमें ग्रोथ को बेहतर करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, गुर्बत से लोगों को निकालना है, महंगाई में कमी करनी है, और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए आसानी पैदा करनी है। ये सारी चीज़ें होंगी। सेकेंडली, आपने IMF के साथ भी डील करना है ताकि IMF आपके साथ रहे, और आपके जो कर्ज़े हैं, खासकर बैरूनी कर्ज़ात हैं, वो रफली कोई 75 अरब डॉलर से थोड़ा ज़्यादा आपको वापस देने हैं अगले 3 सालों में। तो वो बग़ैर IMF के ऑन बोर्ड हुए हुए ये आप नहीं कर सकेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो IMF को भी ऑन बोर्ड करना है, और IMF को ऑन बोर्ड करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत है, जो कि इकनॉमिक टीम अनाउंस होगी तो वो प्लान मुरतब करेगी, या कर चुकी होगी, आई नो करेगी। उसके बाद वो IMF के साथ डील करेगी। IMF आपको 5 अरब डॉलर देने हो, 6 देने हो, 7 देने हो, ये ऐसे ही नहीं देगा, वो प्रॉपर प्लान आपसे लेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो सबसे बड़ा इशू आपका सोशल इंडिकेटर्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए, जिसके अंदर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है हमारा, जो स्कूल से बाहर है, वो तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। और उसके साथ साथ जो मज़ीद जो तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा है जो स्कूल के अंदर है, वो एक बहुत ही मुतवसत जो है वो तरीके की तालीम ले रहा है, मुतवसत क्वालिटी है उसकी, बहुत बिलो एवरेज तालीम ले रहा है। और वो बेचारा साइंस और मैथ्स की बात आप क्या करें, वो तो शायद 70% बच्चा नाम भी नहीं लिख सकता, 5वीं क्लास का बच्चा। तो ये बड़े सोशल इंडिकेटर्स हैं जो कि इस वक्त वर्स्ट लेवल पे हैं, नंबर 1। सेकेंडली, आपके यहाँ कर्जा, एनर्जी, टैक्सेस और प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट का अपना जो फुटप्रिंट होता है वो इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, मैंने कहा कि IMF के साथ डील करना, और चौथा, इकॉनमी को चलाना भी, ताकि गुर्बत की लकीर से नीचे मजीद लोग ना जाएं। हम इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे हैं गुर्बत की लकीर से नीचे जितने लोग हैं। तो ये सारी चैलेंज। अब इसमें खुर्रम शहजाद साहब ये फरमाएगा कि देखें, सियासी बेयकीनी या सियासी महाजराई तो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फिर एक अक़लियती हुकूमत भी है, फिर मजमुआ उन सियासी जमातों का है जिनके कुछ इंतखाबात के अंदर जो हैं वो वादे वईद हैं, और इस चीज़ की निशानदही जो है वो मूडीज़ कर रहा है कि इस पस मंज़र के अंदर जो आपको बड़े सख्त फ़ैसले करने हैं वो आप उसके ऊपर सवालिया निशान है। तो आपको लगता है कि ग्रोथ की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, कि ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान को मज़ीद किसी मुआशी पेचीदगी में ना ले जाए?
अच्छा देखिए, मुझे तो लगता है कि ये फैसले करने पड़ेंगे या बाय फोर्स शायद आईएमएफ आपसे करवाए, और ये फैसले नहीं होंगे तो इकॉनमी जो है मज़ीद इस तरह लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, यानी कि ग्रोथ में भी कमी है, ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि दो इसके आउटकम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है ग्रोथ कम होने के या ना होने की वजह से, और पॉवर्टी बढ़ती है क्योंकि महंगाई में इजाफा रहता है। तो इसमें तो आपको डेफिनेटली जो भी टीम आती है या ये एग्जिस्टिंग टीम जो है इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके चलती है, इनको तो ये फैसले करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आई एम श्योर कि ये सारे अवेयर ज़रूर हैं। आपने देखा होगा कोई भी इस वक्त जो है हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है कि कोई हुकूमत के अपने आने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है, ऑपोजिशन बैठने के लिए तैयार है। अब ये इस चीज़ पे कि चैलेंज बड़ा है, ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसमें 3-4 वो ले लें तो मेरे ख्याल में हम ट्रैक पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर रिफॉर्म तो थोड़ा सा इस एक्सटेंड करें अपने कर्जे, जिसमें हमें मौका मिल जाए कि हम अपनी रीपेमेंट थोड़ी सी बढ़ा सकें, यानी कि उसके कुछ साल बढ़ा सकें ताकि हमें रूम मिल जाए दूसरी जगह पैसे खर्च करने का। दूसरा जो हिस्सा है वो टैक्सेस का है। टैक्सेस जो है, ये तो एक तो मैंने बताया कि कर्जों की मैनेजमेंट, दूसरा टैक्सेस का है कि टैक्सेस को सही जगह लगाना, सैलरी क्लास पे टैक्सेस को कम करना और इंडस्ट्रीज पे टैक्सेस को कम करना। हम इस वक्त हाईएस्ट टैक्स बर्डन इकोनॉमी है पूरे रीजन में, हाईएस्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम टैक्स टू जीडीपी अगर हम अब देखें, जितना मीशत का साइज है उस हिसाब से जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो लोवेस्ट है दुनिया में। टैक्स का बर्डन सबसे ज़्यादा है लेकिन टैक्स इकट्ठा सबसे कम करते हैं। कितनी अजीब सी बात है, ये मेरे वाहिद मुल्क होगा जो दुनिया में इस तरह से चल रहा है। तो इसमें टैक्स को इस तरह से इकट्ठा किया जा सकता है नदीम साहब के एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं और टैक्स रिसी उस पर कलेक्ट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर का 20% हिस्सा इकोनॉमी में और 1% टैक्स देता है। इसी तरह से रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, उसका 20% हिस्सा इकोनॉमी में और 1% जो है वो टैक्स देता है। यानी कि दो बड़े हिस्से 40-45% अगर इकोनॉमी का हिस्सा है और सिर्फ 2% टैक्स देते हैं, तो बाकी जो 55% हिस्सा है वो 98% टैक्स देता है। तो आप सोचिए कितनी डिस्पैरिटी है। इसको ठीक किया जाए और टैक्सेस को सही से लगाया जाए, सही जगह जहाँ लगाना चाहिए, और वहाँ से टैक्स हटाया जाए जहाँ फॉर्मल इकोनॉमी है, उनको ब्रीदिंग स्पेस दी जाए। तो ये कर्जे और टैक्स की मैनेजमेंट। तीसरी चीज़ जो है ना, अपने खर्चों को कम करना। आते ही गवर्नमेंट अपने खर्चों को काटना शुरू करे, अपनी गवर्नमेंट को कम कर दे, कैबिनेट को छोटा रखे और प्रोविंसेस को और लोकल लेवल पे जो है ना ज़्यादातर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, फाइनेंस दे। ये 3 डिसीजंस कर लेना अगले 6 महीने में या 1 साल में भी, आप यकीन करें आईएमएफ भी आपके साथ बहुत अच्छी तरह से डील करेगा, आपको अच्छी शराइत पे पैसे देगा। आप उस पैसे को लें और अपने आप को बेहतर करें, रिफॉर्म्स करें और फिर एक सिलसिला चल पड़ेगा। इसमें गुजारिश ये है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो होने हैं। वो देखते हैं कि हुकूमत जो आती है वो फिर क्या रवैया अख्तियार करती है। जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे तो ये लगता है कि जो उनका सियासी एजेंडा होता है वो मुआशी एजेंडे के ऊपर हावी हो जाता है। अब आप अगर आईएमएफ के पास भी जा रहे हैं तो उनको तो अपने पैसे भी चाहिए और उनको ये सूरत हाल चाहिए जिसमें मईशत जो है वो इस्तेकाम की तरफ हो। जब मईशत को इस्तेकाम की तरफ ले जाएंगे तो वो एंटी ग्रोथ हो जाता है मामला। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें, गैस प्राइसेस देख लें कि जहाँ तक कमर्शियल यूज़ है उसके ऊपर तो लोग शोर कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक यूज़ है उसके अंदर लोगों ने गैस अब कनेक्शंस बंद करने शुरू कर दिए हैं। तो जब आपकी ये जो रॉ मटेरियल है वही महंगा हो जाता है, कंपेटिटिवनेस निकल जाती है, तो फिर आप किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि कंपेटिटिवनेस कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी कम हो तब आप कंपेटिटिव होते हैं, ताकि अपनी प्राइस आप उस हिसाब से जो है वो कम कर सकें और कंज्यूमर को फ़ायदा हो। एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो बाहर के कंज्यूमर्स को जो है वो कम प्राइस में कंपेटिटिव होकर अपना जो है प्रोडक्ट बेच सके। तो उसमें 2-3 एरियाज़ हैं। एक है टैक्सेस, दूसरा है आपका सबसे पहला इनफैक्ट एनर्जी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टैक्सेस हैं, उसके बाद आपकी इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी कि जो पॉलिसी रेट होता है, जो आपका शरह सूद होता है। यानी कि आप सस्ते कर्जे मिलें, सस्ती बिजली मिले और आपको टैक्सेस कम लगे तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट बना के कंपेटिटिव बेच सकें। और चौथी चीज़ ये होती है कि आपका जो करेंसी है
उसमें एक इस्तेकाम हो। तो देखिए, ये चारों चीज़ें करने के लिए मैंने आपसे चार उसके मैंने एरियाज़ बताए जिस पर काम करना है और जो कि किया जा सकता है। एक तो गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम करे ताकि इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो। आज जो है 70% तक टैक्स दिया जा रहा है कॉर्पोरेट से, और इंडिविजुअल से भी तकरीबन कोई 35% तक टैक्स दिया जाता है, और वो इन्फ्लेशन का टैक्स अलग है। तो टैक्सेस को कम करें इकोनॉमी में, नंबर 1, और वो किया जा सकता है। और मैं कह रहा हूँ ना कि 4 एरियाज हैं जहाँ टैक्सेस को यहाँ से कम करके वहाँ पे लगाया जा सकता है, ताकि आपका टैक्स नेट टैक्स कलेक्शन कम ना हो, ताकि आईएमएफ को भी ये रहे कि हाँ, मेरी जो टैक्स कलेक्शन है वो मैं उतना ही कलेक्ट कर रहा हूँ, कम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ब्रॉडन कर दिया टैक्स। तो वो एग्रीकल्चर है, होलसेल एंड ट्रेड है, रियल एस्टेट है, प्रोफेशनल्स हैं, अंडर इन्वॉइसिंग को कंट्रोल किया जाए। तो इससे 2-2.5 ट्रिलियन रुपया जो है जमा हो सकता है, जो कि आपको यहाँ से अगर आप कम करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर से तो यहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। सेकेंडली, एनर्जी बहुत बड़ा एरिया है। एनर्जी की जनरेशन का हमारा इतना इशू नहीं है नदीम साहब, जितना हमारा इशू उसको पहुंचाने का है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जिसको। ये पूरा जो चेन है ना पूरी, ये सड़ चुकी है। इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है, बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है, और इन्वेस्टर को लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है ना वो कम हो जाए। फिर इसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, जो आपने बात की ना कि गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं हाउस होल्ड्स के लिए भी, और बिजली की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसकी एक यही वजह है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 20 सालों से इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, और हम जनरेशन में पैसे लगाते रहे कि जी जनरेट करनी है बिजली, कभी कोल पे लगा रहे हैं, कभी हम गैस पे कर रहे हैं, कभी हम पानी पे कर रहे हैं, कभी हम जो है वो डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। वो ठीक है, उसको ऑल्टरनेट पे लेके जाएं, हम ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो हम सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे होगा? वो एक तो बिजली के बिलों पे जो 50% टैक्सेस हैं इनको कम किया जाए। गवर्नमेंट सारा का सारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स बिजली की जो है बिलों पे ले लेती है, गैस के बिलों पे ले लेती है, पेट्रोल की प्राइस पे ले लेती है, या फिर जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आम लोग, उनकी जो है ना वो उनके ऊपर टैक्सेस होते हैं। तो इन टैक्सेस को कम किया जाए, खासकर बिजली के टैक्सेस को कम किया जाए। उसकी जो जनरेशन कॉस्ट है उससे रैशनलाइज किया जाए, पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो कम की जाए। ये सब काम हो सकता है, सारे प्लान मौजूद हैं, पर इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये सब काम करके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम की जा सकती है, जिससे इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है, एक आम आदमी पर बर्डन भी कम हो सकता है, और इन्फ्लेशन में भी कमी आ सकती है। अब इसमें ये फरमाएगा कि जाहिर है कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में तो जाना है, वो हुकूमत उस चीज़ का हुकूमत क्या मतलब जो आने वाली हुकूमत के करता धरते हैं वो उस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं, यानी जो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि फ़ौरी तौर पे जाना है। अब जब तक आईएमएफ के साथ मामला नहीं होता और चीज़ें जो हैं वो तय नहीं पा जाती, आपको याद होगा कि जब ये 16 माह की हुकूमत में थे किस कदर मुश्किल, तकलीफ़ और अज़ियत के साथ वो मुआहदा हुआ था, और किस कदर तकलीफ़ और अज़ियत से इस मुल्क के आम आदमी को गुज़रना पड़ा है। अब अगर उसमें ताख़ीर होती है, फिर इनको वो जो बैरूनी वसाइल दरकार हैं उसमें खला आएगा, फिर आपका दबाव पड़ेगा आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पे। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो अंदेशे हैं, ये बराह रास्त लिंक्ड हैं कि हुकूमत जो है वो कितनी मजबूत है, कितनी मजबूती से फ़ैसला कर सकती है। आपने मेरा पहला सवाल, अपने पहले सवाल के जवाब अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि 3 चैलेंजेस हैं। हाँ, एक गवर्नमेंट कमज़ोर है, और गवर्नमेंट को जो है वो फैसले जल्दी लेने हैं। दूसरा, आईएमएफ के साथ डील करना है, जल्दी करना है, एक प्लान मुरतब करके, इकोनॉमिक टीम डिफाइन करके, फिर ग्रोथ भी लेकर आनी है इकोनॉमी में। वो भी एक बड़ा चैलेंज है। वो कैसे लाएंगे जब तक आपको रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप इतने खर्चा कर रहे होंगे, महंगाई होगी, महंगाई में भी कमी करनी है। तो ग्रोथ, आईएमएफ के साथ डील करना, और जो है वो जो सोशल इंडिकेटर्स की मैंने बात की, वो बहुत बड़ा इशू है नदीम साहब, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज मैं और आप भी ये बात कर रहे हैं कि जी अभी कर्जे ज़्यादा हैं, और अभी हमारे पास रिजर्व्स कम हैं, और हम जो है रीपे नहीं कर सकते, हमारी करेंसी को खर्चा है, हमारी जो है टैक्सेस बढ़ जाते हैं, हमारी जो है वो गैस और बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। मुझे इससे बड़ी फिक्र क्या है? मुझे इससे बड़ी फिक्र ये है नदीम साहब कि 26 मिलियन बच्चा मेरा आउट ऑफ स्कूल है, रोडों पर है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर उसको मैंने सिस्टम में नहीं लाया तो मेरे लिए खतरा बन जाएगा। वो पूरी दुनिया फिर मुझे जो है वो कोसेगी कि आपने अपनी जनरेशन को जो है वो ठीक ही नहीं किया, तो आप पे हम सैंक्शंस लगाते हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन खतरनाक होती जा रही है, पढ़ी नहीं है, वो उसको सेंस नहीं है, किसी और कामों में उसे उन्हें लगा दिया जा रहा है। तो प्लीज़ ये समझें बात को कि जो सोशल इंडिकेटर्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, सैनिटेशन और ये सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है अपनी जनरेशन को, जिसमें बच्चे हैं, बच्चों को हमने स्कूल में डालना है, बच्चों को तालीम देनी है। ये जाके 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये हमारी जो है जनरेशन ही हमें डायरेक्शन जो है हमारी लेके जा रही है, सही सिमत में या गलत सिमत में। तो ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जो गवर्नमेंट है उसको डील करना है आईएमएफ के साथ, और एक कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
ये कैसे ये गवर्नमेंट निपटती है, मेरे ख्याल में ये देखना होगा, क्योंकि ये अब आसान काम नहीं है। जैसे PDM-1 में ये हुआ था कि उसने डिले की थी बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ी, हम डिफ़ॉल्ट के धाने पे आ गए थे। अल्लाह ना करे हम दोबारा आएँ, लेकिन इसके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल अग्री। अच्छा, मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है बच्चों के स्कूल से बाहर होने की, हम 1 करोड़ से शुरू हुए थे, आज हम 2.25-2.5 करोड़ पे पहुँचे हुए हैं। अब असल मसला जो है वो ये है वसाइल का भी है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल जिसमें ये बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है वो लोगों की क़ुव्वत इस्तिताअत है जो अपनी ज़िंदगी को चलाने के हवाले से, और ये महंगाई के सबब इंतहाई महदूद हो गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रही कि वो घर चलाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दें या बिल्स अदा करें। ये कैफियत हो गई है कि लोग अब ये कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम जो कमाई कर रहे हैं वो हम बिलों की अदायगी के लिए कर रहे हैं। अब ऐसी ये जब सिनेरियो होगा तो हमारे यहाँ फिर जहाँ से आप टैक्स लेने की बात कर रहे हैं वो भी एक माफियाज़ की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ज़रई शोबा है, सारे जगीरदार असम्बलियों में हैं। जो सनतकार शोबा है उनके लोग अब असम्बलियों में आना शुरू बराह रास्त ही आ गए हैं। इसी तरीके से दीगर जो शोबे हैं उन्होंने भी अपने अपने आगे फेसेस जो हैं वो भेज दिए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे चीज़ों को जो है वो उस सतह पर या उस नहज उस रास्ते पर लाया जाए कि मामला चल सकें? देखें, आपके ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन देखें कहीं से शुरू करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस अब है, और वोट ने जो है वो इस चीज़ को जो है वो रीइंफोर्स किया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसने क्रिएट किए हैं और किसने जो है वो हल नहीं की, तो किस तरफ लोगों का जो है वो ध्यान है और लोगों की चॉइस क्या है। तो मेरे ख्याल में इससे काफ़ी कॉन्शियस हो जाना चाहिए जो भी गवर्नमेंट में आ रहा है, तो उसे ये क्लियरली अंदाज़ा है कि किस वोट किस तरफ गया है और लोग क्या चाह रहे हैं। और देखें ना, जो 15 महीने की गवर्नमेंट थी या 18 महीने की गवर्नमेंट थी, उसमें वो एक परफॉर्मेंस थी ना उसकी, उसके बाद से जो लोगों का वोट आया है वो क्लियरली इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि वो 15-18 महीने की गवर्नमेंट में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें ज़्यादा खराबी हुई और उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स हुई ज़्यादा, इसकी वजह से वोट जो है ना वो चेंज हुआ। तो देखें, ये मेरे ख्याल में ये कॉन्शियस हैं इस वक्त पॉलिटिशियंस जो भी गवर्नमेंट में आ रहे हैं कि उनको ये महंगाई का जो तूफान है, महंगाई का जो ये जिन है, इसे काबू करना पड़ेगा। और उसके काबू करने के बहुत बेहतर तरीके हैं। सप्लाई साइड को मैनेज करना है बेहतर तरीके से, रुपए की प्रिंटिंग जो है वो कम करनी है, वो कर्जे कम लेके होगी, अपने खर्चे कम करके होगी, सही जगह टैक्स लगा के होगी। तो मेरे ख्याल में एक टीम को रतब देने की ज़रूरत है जो कि एम्पावर्ड हो, कॉम्पिटेंट हो और उनको इन सारे इश्यूज़ का पता हो, और फिर वो एक सोल्यूशन भी सिंप्लीफाई करके वो दे सकें। ये आसान काम नहीं है, लेकिन चैलेंज है, यही करना पड़ेगा, यही वे फॉरवर्ड है और कोई इसका तरीका नहीं है। ये चैलेंज कबूल करके इस पर जो है आपको पाबंद को किया जा सके। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, ये थे माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।